integrate it, add wins to your career. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे बियरिंग कैपेसिटी चल ही रहा था तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, देखो हमने रैंकाइन पढ़ लिया, रैंकाइन की कमियां पढ़ ली, फिर हमने टेरज़ागी पढ़ लिया। तो रैंकाइन और टेरज़ागी के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं, उनकी वजह से इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मेन देखते हैं अपन इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन, वाटर टेबल को WT से ऑन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे। देखो हम लोग क्या है कि ये जितने भी थ्योरीज हैं इनके ऊपर क्या क्या असर होता है। मेन तो हम लोग टेरज़ागी पढ़ेंगे, रैंकाइन नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा बना देते हैं वाटर टेबल, सॉरी ये ऐसे, ठीक है। ये अपना क्या है, फुटिंग है, ये अपना है लेवल ऑफ फाउंडेशन, और ये है अपना ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल, ये लेवल ऑफ फाउंडेशन LOF, ये इसकी विड्थ है B। अब क्या होगा, या फिर अपन दूसरी वाली बना देते हैं, ये वाली रहने देते हैं, ये बना देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर ये क्या, इससे थोड़ा आसानी से अपने को बड़ा समझ में रहेगा। ये है इसकी विड्थ B, अपने को पता है। ये वाली क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है DF, ठीक है। ये इसका लेवल ऑफ फाउंडेशन हो गया LOF, ठीक है। अब देखो इसका जो शियर जोन होता है ना, वो कहाँ तक होता है, यानी कि जो मेनली इसका इफेक्ट होता है वो B डेप्थ तक होता है। जितनी विड्थ होती है फुटिंग की, उतने नीचे तक इफेक्ट होता है किसका, ऊपर वाले जो सॉइल है, ऊपर वाला जो लोड आ रहा है उसका इफेक्ट कहाँ तक होता है सॉइल में, B डेप्थ तक, फुटिंग के नीचे से, यानी कि लेवल ऑफ फाउंडेशन से या बेस ऑफ फाउंडेशन से नीचे B डेप्थ तक उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। या इसको हम लोग बोलते हैं शियर जोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर जोन, ठीक है। यहाँ से ऊपर से लोड आ रहा है QU, अपने को पता ही है। अब क्या होगा कि अगर देखो वाटर टेबल मान लो कहीं पे भी हो सकती है, इससे नीचे हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर, या इसके ऊपर, या और भी ऊपर। तो वाटर टेबल किसी भी जगह पे हो सकती है। अब अपने को क्या है, इक्वेशन क्या थी भाई टेरज़ागी वाली, QU = CNC प्लस QNQ, QNQ प्लस 0.5 गामा BN गामा। अब देखो Q क्या होता है भाई, ये जो सरचार्ज था Q = गामा DF होता है, ठीक है। ये मैं जानबूझ के Q लिखा, Q क्या होता है, गामा DF होता है, ठीक है। अब हमको देखना है कि वाटर टेबल अगर यहाँ होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे वाटर टेबल है, उन सबका क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये कोएशन की वजह से था, ये सरचार्ज की वजह से, ओवरबर्डन प्रेशर की, और ये किसकी वजह से था, सपोर्टिंग सॉइल। तो सब हम लोग तीनों पैरामीटर को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं CNC ड्यू टू कोएशन वाला। और जो कोएशन वाला है, अपने को एक चीज पता है कि अभी क्या है कि कोएशन क्या होता है, दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे क्या होगा कि पानी इनके बीच में आएगा तो क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा हल्का सा दूर जाएंगे, इनके अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, पानी की वजह से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉइल क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। मान लो इसके अंदर या इसके अंदर दोनों में से पानी आ गया किसी में भी, तो सॉइल जो होगी अपना क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। अब सैचुरेट हो गई तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो हल्के से थोड़े से दूर हो गए, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन क्या है, कम हो जाएगा। या फिर बीच में एक तरह से दूसरी इंप्योरिटी आ गई तो उसकी वजह से भी उसके अट्रैक्शन पे फर्क पड़ता है। तो जनरली जब भी सॉइल सैचुरेट या वाटर कंटेंट जब भी सॉइल के अंदर बढ़ता है तो उसका कोएशन C जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बस अपने को ये ध्यान रखना, कितना डिक्रीज होगा वो कोई फिक्स नहीं है, हर एक अलग अलग सॉइल पे अलग अलग फर्क पड़ता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं। अब देखो ये हम लोग बात कर लेते हैं सपोर्टिंग सॉइल की। किसकी बात करते हैं, सपोर्टिंग सॉइल की। अब सपोर्टिंग सॉइल कौन सा होता है, 0.5 गामा BN गामा। अब यहाँ पर एक वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा RW। RW क्या है, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। अब RW का फॉर्मूला है अपने पास, RW का फॉर्मूला होता है 0.5 × 1 + Z/B। क्या फॉर्मूला है, RW का 0.5 × 1 + Z/B। अब बोलोगे सर ये Z क्या है। अब देखो सपोर्टिंग सॉइल कौन सी है, ये वाली, और ये कौन सी है, ओवरबर्डन सॉइल। इसको क्या लिखते हैं, ओवरबर्डन सॉइल, OBS, ओवरबर्डन सॉइल। ये है सपोर्टिंग सॉइल यानी कि SS। अब देखो ये Z जो है वो है, Z इज डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम लेवल ऑफ फाउंडेशन, LOF यानी कि लेवल ऑफ फाउंडेशन। इससे नीचे कितनी है, जो विड्थ जो डेप्थ है उसको हम लोगों ने Z नाम दिया है, ठीक है। अब देखो अपन अलग अलग कंडीशन सबसे पहला देखते हैं। इसके अंदर ए कंडीशन देखते हैं, वाटर टेबल इज
बिलो शियर जोन, शियर जोन से नीचे है, बिलो शियर जोन, यानी कि z इज ग्रेटर देन b। अब जब भी z बड़ा होगा b से, अब इसकी जो वैल्यू है Rw की जो रेंज है वो होती है 0.5 से लेके 1 के बीच में, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0.5, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो अब z इज ग्रेटर देन b, तो z इज ग्रेटर देन b, तो z बाई b क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस समथिंग, एक से बड़ा यानी कि 2 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 2 तो 1 आता है, और अगर वो 2 से भी बड़ी है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग हम लोग वैल्यू ले नहीं सकते, तो हम लोग मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं 1। तो Rw इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी ये ऊपर होगा तो Rw इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और जब Rw 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0.5 गामा बी एन गामा। ठीक है, 0.5 गामा बी एन गामा हो जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। अगर ये एट द शियर जोन के डेप्थ पे होता है, एट डेप्थ बी, वाटर टेबल इज एट डेप्थ इक्वल टू शियर जोन, शियर जोन के बराबर होता, यानी कि एट डेप्थ बी होता, z इक्वल टू बी। अब z इक्वल टू बी होगा तब भी ये दोनों सेम, यानी कि 1 प्लस 1 Rw की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी इस कंडीशन में भी। तीसरा केस क्या हो सकता है इसमें, वाटर टेबल इज एट लेवल ऑफ फाउंडेशन या अबव, वाटर टेबल इज एट लेवल ऑफ फाउंडेशन और अबव, लेवल ऑफ फाउंडेशन और अबव, यानी कि इससे भी ऊपर है। अब हम लोगों ने जो z कंसीडर करा था वो कहां से करा था, लेवल ऑफ फाउंडेशन से। हमने क्या करा था, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम लेवल ऑफ फाउंडेशन देखा था z। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो वाटर टेबल है वो या तो यहाँ है इस लेवल ऑफ फाउंडेशन या इससे भी ऊपर, यानी कि z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 या नेगेटिव है, z इक्वल टू क्या है 0 या नेगेटिव है। अपन 0 मान लेते हैं, एक ही चीज है, नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, अपन देखते कितना आता है। तो जब मैं z इक्वल टू 0 करूंगा तो z अपन b 0 हो गया, तो ये क्या आएगा Rw इक्वल टू आ जाएगा 0.5। इस कंडीशन में Rw इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो अगर अब देखो वाटर टेबल कहीं बीच में होती, z इज, देखो चौथा कंडीशन देखते हैं, वाटर टेबल इज एट इज बिटवीन या इज इन शियर जोन, वाटर टेबल किसके अंदर है, शियर जोन के अंदर है, यानी कि जो z है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, यानी कि यहां से z इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। तब भी जब भी ऐसा होगा तो Rw की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आ जाएगी, Rw इक्वल टू आ जाएगा 0.5 से लेके 1 के बीच में, ये कोई वैल्यू आएगी Rw की। अब अगर इसको मेरे को ड्रॉ करना हो तो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, ऐसे देखो, ये मेरा है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये मेरा है बी, यहाँ ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से यहां तक आया मैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि ये मेरा लेवल ऑफ फाउंडेशन और ये मेरा शियर जोन है। तो मैंने क्या देखा कि जब 0 है यानी कि सबसे ग्राउंड लेवल पे है, तब मेरा क्या आएगा Rw की वैल्यू, यहाँ देखो अब Rw जब एट लेवल ऑफ फाउंडेशन या अबव है तब मेरा z 0 था, तो Rw की वैल्यू क्या आई थी 0.5, यानी कि यहाँ पर एट ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल है ये, तो वहां पर वैल्यू कितनी होगी 0.5। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी वैल्यू 0.5 कहां तक है भाई, ये जो अबाउ पे भी 0 है, लेवल ऑफ फाउंडेशन पे भी 0 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक मेरी वैल्यू में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ये मेरा लेवल ऑफ फाउंडेशन है, यहां तक कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेकिन अब देखो इसके बाद देखो, जैसे ही 0 z इक्वल टू 0 से b के बीच में जा रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है 0.5 से लेके 1 के बीच में। चाहे तो आप अपन एग्जांपल लेके देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे z लिख दूं, z बाई बी लिख दिया मैंने 0.6, ठीक है, z बाई बी अपन कुछ वैल्यू ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं मान लो 0.5 ले लेते हैं, एक बार मान लो 0.6 ले लेते हैं, ठीक है। जब ये 0.5 होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी 1.5 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, ये Rw आ जाएगा 0.75, और जब ये 0.6 होगा तब ये कितना हो जाएगा 1.6, तब Rw की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8। तो कैसे भी करके देखो आप, जैसे जैसे मेरी z की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी Rw की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो Rw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे। और जैसे ही मैं बी डेप्थ तक पहुंचा तो मेरी Rw की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू शियर जोन पे 1, और उससे नीचे भी होगा तब भी क्या रहा है 1, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 1। तो यानी कि जो चेंज हो रहा है वो कहां से कहां तक हो रहा है, यहां से b इक्वल टू 0 से
भाई z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू b के बीच में चेंज होगा। यहाँ पर z इक्वल टू क्या है, 0 है, और यहाँ पर z इक्वल टू क्या है, b है। ये ओवरबर्डन सॉइल के लिए ऐसा चेंज होता है एज पर वाटर टेबल करेक्शन। जैसे जैसे वाटर टेबल का चेंज होगा वैसे वैसे ये फर्क पड़ेगा इन सपोर्टिंग सॉइल में। ठीक है, सॉरी ये सपोर्ट ओवरबर्डन नहीं, सपोर्टिंग सॉइल में अपन ने देखा। ठीक है, अब अगर मेरे को ओवरबर्डन में देखना है तो मैं देख लेता हूं। तो इसकी जगह अब मैं तीसरा केस कर लेते हैं अपन, ओवरबर्डन वाला। ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। तो देखो आप लोग है ना, इस पे कोई सोच रहा होगा सर ये फालतू का इतना क्यों करा रहे हो। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि वाटर टेबल की फ्लक्चुएशन की वजह से बियरिंग कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड केस क्या हो गया, सपोर्टिंग सॉरी ओवरबर्डन सॉइल, ओबीएस लिख देता हूं, ओवरबर्डन सॉइल या सरचार्ज की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। तो सरचार्ज वाली इक्वेशन कौन सी, ये, इसको चाहे तो मैं क्यू एन क्यू लिखूं या फिर गामा डीएफ इंटू एन क्यू लिखूं, एक ही चीज है। ठीक है, अब यहां पर जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर आता है वो आता है आर डब्ल्यू डैश, यानी कि इन दोनों के किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर डब्ल्यू डैश से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर डब्ल्यू डैश से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आर डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.5 इंटू जेड बाय डी एफ। पिछली बार क्या था, जेड बाय बी था, इस बार जेड बाय डी एफ। यानी कि अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि वाटर टेबल इसके अंदर है कि कहाँ है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा कुछ कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर टेबल इज बिलो शियर जोन, यानी कि यहां से नीचे है, इससे नीचे, यानी कि जो जेड है मेरा, जो जेड है वो मेरा ग्रेटर देन डीएफ। भाई अगर ये डीएफ है, इस बार जेड कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। तो जेड इज डेप्थ ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से आ जाएगा। यानी कि ये है भाई ओवरबर्डन सॉइल, ये है, तो इसी के अंदर इफेक्ट देखेंगे। तो अपना मेरा जो जेड है वो कहां से स्टार्ट होएगा, यहां से स्टार्ट होएगा। तो जेड जो आ रहा है ग्रेटर देन डीएफ। अब जेड ग्रेटर देन डीएफ आएगा, वाटर इज बिलो शियर जोन आ गया, जेड इज ग्रेटर देन, तो आर डब्ल्यू डैश क्या आ गया, आर डब्ल्यू डैश क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वाटर टेबल इज एट डेप्थ इक्वल टू शियर जोन, तब भी जेड इज अगेन ग्रेटर देन डीएफ आएगा, जेड इज ग्रेटर देन, ये अपन इसकी जगह कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर पिछले वाले से करेंगे। तो इसको अपन कर लेते हैं, बी केस करते हैं, वाटर टेबल इज एट लेवल ऑफ फाउंडेशन और बिलो, या तो लेवल ऑफ फाउंडेशन पे है, या तो यहां है, या इससे नीचे। तब क्या हो जाएगा, जेड मेरा या तो इक्वल टू डीएफ या फिर ग्रेटर देन, तो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डीएफ। जब भी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डीएफ होगा उस टाइम में आर डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा मेरा, 1.0, यानी कि 1 हो जाएगा। अपन देख लेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सी देखते हैं, अब वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल है, जब भी वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे, तो यानी कि z इक्वल टू 0, जैसे z इक्वल टू 0 ये पूरी टर्म 0, तो आर डब्ल्यू डैश क्या आ जाएगा मेरा, आर डब्ल्यू डैश इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। अब देखो ये आपको दिख रहा है कि अगर ग्राउंड लेवल पे है तो आर डब्ल्यू डैश 0.5 आ रहा है, और जैसे ही लेवल ऑफ फाउंडेशन पे देख रहे हैं तो आर डब्ल्यू डैश क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि जो चेंज हो रहा है वो मेरा कहाँ हो रहा है, ग्राउंड लेवल से लेके लेवल ऑफ फाउंडेशन के बीच में। यानी कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कैसा हो जाएगा भाई, ये रहा, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गई, ये मेरा शेयर जोन वाला हो गया। तो यहाँ पर तो 0.5 था, एट ग्राउंड लेवल तो 0.5 था, लेकिन ग्राउंड लेवल से जैसे जैसे मैं लेवल ऑफ फाउंडेशन तक जा रहा हूँ वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, 1 में। और उसके बाद क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है कांस्टेंट अप टू डेप्थ बी तक, और ये किसका है, OBS यानी कि ओवरबर्डन सॉइल का या सरचार्ज का। ठीक है, ये आ गया, मेरे को पता चल गया ये मेरा लेवल ऑफ फाउंडेशन है, और यहाँ पर शियर जोन डेप्थ आ गई। तो ये जो है ऐसे फर्क आएगा। तो उसमें का सपोर्टिंग सॉइल में यहाँ फर्क आ रहा था 0.5 से लेके 1, और इसमें फर्क आएगा यहाँ 0.5 से लेके 1। अपने को बस ये ध्यान रखना है, वाटर टेबल की वजह से ये असर होगा। तो जैसे जैसे अपन, अगर आप लोग बोलो अगर वाटर टेबल है ही नहीं तो दोनों क्या रहेगा, 1 रहेगा, दोनों क्या रहेगा, 1 रहेगा। अपन ने देखा ये कि वाटर टेबल जब भी इससे नीचे होगी शेयर जोन से, दोनों ही केस में, तब दोनों ही क्या हो जाएगा, 1। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चीज जो है
कि जो कौन कौन से फैक्टर्स जो है बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी। देखो कई सारे फैक्टर्स हैं, पूछा जाता है, वैसे तो क्वेश्चन छोटा है लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स है अपने को ध्यान रखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है कभी। फैक्टर्स कभी क्या मतलब, तुम्हारे तो सारे छोटे ही। फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स। अब देखो दो तीन चीजों पे मेनली तो जो है दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सॉइल के खुद का प्रॉपर्टीज हो गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कौन सा हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है, वापस एक बार इक्वेशन देखो, क्यू यू इज इक्वल टू क्या है, सी एन सी प्लस गामा डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये है इक्वेशन। ये इक्वेशन है अपनी। तो अब ये इक्वेशन है तो इसमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही, सबसे पहले देखो एक आ रहा है यूनिट वेट, तो हो जाएगा यूनिट वेट। यूनिट वेट की वजह से बस अपने को ये देखना कि इसके यूनिट वेट बढ़ेगा तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अपने को दिखती बात है कि पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास में आएंगे, जैसे जैसे पार्टिकल्स पास पास में आएंगे वैसे वैसे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, यूनिट वेट हो गया यानी कि गामा। दूसरा क्या हो गया मेरा, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, सी और फाई। शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, सी कॉमा फाई। अब इक्वेशन में देखो दोनों ही आ रहा है, सी भी आ रहा है और फाई भी आ रहा है। ये रहा सी, तो जैसे जैसे सी बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो एनसी एनक्यू और एन गामा की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ये एनसी एनक्यू एन गामा तीनों किस पे डिपेंड करता है, फाई पे। ये तो हो गया जनरल शेयर फेलियर की बात। अगर लोकल शेयर फेलियर होगा तो फाई की जगह क्या लेंगे, ये एनसी एनक्यू एन गामा निकालने के लिए फाई एम काम में लेंगे, तो उस टाइम एनसी वगैरह क्या निकलेगा, एनसी डैश एनक्यू डैश और एन गामा डैश निकलेगा, ये भी अलग निकलेगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में देना। और ये कहां से मिलेगा, टेरजागी ने जो अपनी टेबल या जो इक्वेशन दी है वहां से अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब सी और फाई का फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा देखो तीसरा जो है ये क्या है, ये क्या बता रहा हूं मैं, किसकी वजह से, शियर डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक या शियर डिफॉर्मेशन पे फर्क पड़ रहा है। शियर डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, या तो जनरल शियर फेलियर हो रहा है, जनरल शियर फेलियर होगा तो फाई क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि अपन ने क्या निकाला था, tan फाई एम इक्वल टू कैसे निकाला था, लास्ट लेक्चर की लास्ट में यही बताया था, tan फाई एम इक्वल टू 2/3 tan फाई। तो यहां से फाई एम कम आया था और एक अपन ने जो सी एम निकाला था वो क्या निकाला था, 2/3 टाइम्स ऑफ सी, यानी कि सी एम भी डिक्रीज हो रहा है, सी और फाई एम भी डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही जनरल से लोकल शेयर फेलियर गए थे तो ये डिफरेंस आया था। तो इसकी वजह से शेयर डिफॉर्मेशन क्या हो गया, या तो जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर या अपना पंचिंग शेयर फेलियर, यानी कि इनका इफेक्ट हो रहा है। ये तीनों तो हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का असर। फिर देखो अब 3 हो गया, अब ये जो फुटिंग है, फुटिंग का भी होगा। तो अब देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फुटिंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फुटिंग अपने को सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए करना है, सारा का सारा, नया कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, इस फॉर्मूले की वजह से बताऊंगा। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फुटिंग में क्या लिखेंगे, ए डेप्थ ऑफ फुटिंग, डीएफ आ रहा है भाई। डेप्थ ऑफ फुटिंग जैसे जैसे बढ़ेगी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अपने को दिख रहा है, क्योंकि ये रहा डेप्थ ऑफ फुटिंग, डीएफ मल्टीप्लाई में है तो बढ़ेगा, ठीक है, ये हो गया डीएफ। फिर देखो विड्थ ऑफ फुटिंग बी आ रहा है तो उसका भी फर्क पड़ेगा, विड्थ ऑफ फुटिंग। अब कोई बोलेगा सर विड्थ ऑफ फुटिंग बढ़ने से कैसे हो गया, अब एक तो फॉर्मूले में देख के लग रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे, दूसरा क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया, और विड्थ बढ़ जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। विड्थ ऑफ फुटिंग यानी कि बी, अगर सर्कुलर होगा तो डी हो जाएगा, डाया ऑफ फुटिंग। उसके बाद देखो है शेप ऑफ फुटिंग, शेप ऑफ फुटिंग। अब देखो रैंकाइन के केस में तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रैंकाइन ने शेप और साइज के बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन भाई साहब टेरजागी ने तो ये इक्वेशन किसके लिए दी थी, स्ट्रिप फुटिंग के लिए, जहां पर एल इज वेरी 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 ग्रेटर देन बी था, यानी कि कंटिन्यूअस फुटिंग, वॉल फुटिंग के लिए। लेकिन अपने उसने फिर क्या बोला, सर्कुलर के लिए और स्क्वायर के लिए अलग से इक्वेशन दी। सर्कुलर के लिए क्या दी, 1.2 CNC प्लस QNQ
प्लस 0.3 गामा बी एन गामा था, और स्क्वायर के लिए क्या थी 1.3 CNC प्लस गामा टी क्यू गामा टी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये दोनों इक्वेशन भी पढ़ी थी, यानी कि शेप ऑफ फुटिंग का फर्क पड़ रहा है। उसके बाद देखो लास्ट क्या है, रफनेस ऑफ बेस। लास्ट क्या है अपना, रफनेस ऑफ बेस। रैंकाइन भाई साहब ने क्या बोला था कि बेस क्या होगा, स्मूथ होगा, यानी कि जो सॉइल है और जो फुटिंग का जो बेस है उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन टेरजागी ने क्या बोला, बेस क्या है, रफ है। तो इसका मतलब उन दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी, तो कुछ फर्क तो पड़ ही रहा है। और अपन ने देखा था रैंकाइन में क्या था कि दो ही एलिमेंट आए थे भाई, स्ट्रेस एलिमेंट दो आए थे, एक एक्टिव में आया था, एक पैसिव में आया था। लेकिन वही चीज टेरजागी में आई तो तीन आ गए, एक इलास्टिक इक्विलिब्रियम वाला भी आया था, कौन सा था, जोन फर्स्ट। जोन फर्स्ट क्या हो रहा था, मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा था, एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ फुटिंग। तो यानी कि यहाँ पर रफनेस ऑफ बेस का फर्क पड़ रहा था। तो ये हो गए। इसके बाद देखो टाइप ऑफ लोडिंग देखते हैं। अब भाई ये दो तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अब तीसरा हो गया टाइप ऑफ लोडिंग। तो लोडिंग का टाइप कैसा है, तीसरा टाइप ऑफ लोडिंग। अब लोडिंग की टाइप की वजह से फर्क पड़ेगा। एक तो लोडिंग टाइप होता है वर्टिकल, अभी तक अपन ने वर्टिकल पढ़ा। फिर क्या होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल की वजह से भी फर्क, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, इंक्लाइंड और ऑब्लिक। हॉरिजॉन्टल तो कैसे आएगा फुटिंग पे, इंक्लाइंड और ऑब्लिक। यानी कि ये जो लोड है यहां तो ऐसे आ रहा था, अब ऐसे ना आके लोड क्या आ रहा है, ऐसे किसी एंगल पे वर्टिकल के साथ किसी थीटा या किसी एंगल पे लग रहा है, तो तब क्या होगा, तब भी अलग फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब क्या होंगे, इसी लोड के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन लेंगे नहीं, अपन सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, यानी कि अल्टीमेटली तो क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो लोड का फर्क है, तो लोड कम हो जाएगा, लोड कम होगा, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा क्या है, ये जो लोड है अभी तक तो क्या लग रहा था सेंटर पे, अब मान लो अपने वो लोड जो है इसेंट्रिक है। अब आप बोलोगे सर इसेंट्रिक कैसे हुआ, तो देखो ये बहुत ही काम की चीज है। अब यहां पर एक साइंटिस्ट भाई साहब नए आएंगे, है ना, उन साइंटिस्ट का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है कि उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने ये दिया कि साइंटिस्ट था मेयरहॉफ। कौन था, मेयरहॉफ। तो मेयरहॉफ्स इक्वेशन या मेयरहॉफ्स रिकमेंडेशन देख सकते हैं, या मॉडिफाइड इक्वेशन करी थी। इसी इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला कि जैसे ये फुटिंग है, अपन बना रहे हैं फुटिंग का क्या प्लान, क्या बना रहे हैं प्लान, यानी कि टॉप व्यू। अब टॉप व्यू बना रहे हैं तो इसका मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अपना ये है, यहाँ पे जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिलती है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मान लो। तो लेकिन अगर लोड यही सेंटर पे लग रहा है सी पॉइंट पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लोड मान लो इसकी जगह किसी और पॉइंट पे लग रहा है, मान लो लोड लग रहा है यहां पर, ये मान लो मैंने ए पॉइंट दिया, अब ए पॉइंट दिया तो ये यहां से मान लो ये बी है, ये एल है, तो क्या हो गया इसेंट्रिसिटी ईबी। इसेंट्रिसिटी कितना हो गया ईबी। तो अब जो होगा, अब इतना आधा इधर हो गया आधा इधर, तो ये जो जोन होगा ना इफेक्टिव जोन, वो इतना ही होगा। इफेक्टिव जोन क्या होगा, इतना ही होगा। इफेक्टिव जोन क्या होगा, इतना ही होगा। इफेक्टिव जोन कम हो गया, चल ही नहीं रहा यार। इफेक्टिव जोन जो होगा इतना ही होगा। अब ये जो बी होगा ना, ये आ जाएगा बी इफेक्टिव, बी डैश इक्वल टू आता है बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ईबी। बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ईबी कैसे हुआ भाई, एक ईबी इधर कम हुआ तो इधर वाला आधा हो गया, तो इधर वाला भी तो इसके बराबर है। तो ये देखो ये वाला जो है, ये डिस्टेंस कितनी है b/2, तो b/2 माइनस ईबी हुआ एक तरफ, तो आधा इधर b/2 प्लस b/2 माइनस ईबी, तो ये क्या हो गया b माइनस 2 टाइम्स ऑफ ईबी। तो ऐसे कम हो गया, ठीक है। ये तो कब था, जब सिंगल इसेंट्रिक है भाई, एक तरफ से इसेंट्रिक है तब ऐसा हुआ। अगर ये डबल इसेंट्रिक होता, आप बोलोगे सर क्या लोचा कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ, देख लेते हैं भाई। डबल इसेंट्रिक क्या हो जाएगा, इस बार एक्स और वाई एक्सिस दोनों में इसेंट्रिक होगा। डबल इसेंट्रिक मान लो बराबर है ना, अभी तो बराबर है सब। अब ये लोड जो है भाई साहब मैंने यहां बना दिया। पिछली बार क्या लग रहा था, कम से कम एक एक्सिस पे तो, एक्स एक्सिस पे तो इसेंट्रिक था, अब एक्स और वाई दोनों पे इसेंट्रिक नहीं है। तब क्या होगा, ये इतना तो हो गया ईबी, और ये क्या हो जाएगा ई एल, ये था एल, ये बी थी, अब ये दोनों तरफ इसेंट्रिक है। अब जो डायमेंशंस आएंगे वो क्या आ जाएंगे, बी डैश तो वही हो गया बी माइनस 2 ईबी,
और एल डैश क्या हो जाएगा, एल माइनस 2EL, ये इनकी दोनों तरफ आ जाएगा। अब बोलोगे सर बी डैश और एल डैश का करे क्या, तो भाई ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ जहाँ बी आ रहा है वहां हमको काम में लेना है बी डैश, वहां पे काम में क्या लेना है हमको, बी डैश। और फिर NC NQ N गामा की वैल्यूज में भी फर्क आ जाएगा, इसकी वजह से, सब इनकी वजह से क्या आ जाएगा, सब फर्क आ जाएगा। तो लोडिंग की वजह से अपने फर्क आएगा। तो ये किसने दिया, मेयरऑफ ने दिया, बहुत ही काम का आदमी था, ठीक है। अब दिमाग में आता है सर ये इसकी वजह से क्या, चलो बी डैश तो फॉर्मूले मारा, एल डैश कहाँ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बियरिंग कैपेसिटी की 4 जो डेफिनेशन बताई थी। सबसे पहले अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बताया था, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं QU से। उसके बाद बताया था नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्या बताया था, QNU, और QNU इक्वल टू बताया था QU माइनस गामा DF के बराबर। और नेट अल्टीमेट के बाद मैंने बताया था आपको नेट सेफ QNS, वो कितना बताया था, QNU अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बताया था, 2.5 से 3। और नेट सेफ के बाद में आया था QS सेफ बियरिंग कैपेसिटी, और वो कितना था, नेट सेफ यानी कि QNS प्लस गामा DF। अब इसके बाद आता है सेफ लोड, क्या आता है, अब इसके ये रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद क्या आता है, सेफ लोड, और सेफ लोड कितना होता है, सेफ लोड होता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ फुटिंग QS, वो कितना होता है, स्मॉल QS इनटू एरिया ऑफ फुटिंग। भाई साहब एरिया ऑफ फुटिंग में तो ये आएंगे ना, तो यहां पर एरिया जो होगा पहले तो था B इंटू एल, लेकिन जैसे ही मेयर ऑफ आ गया, इसेंट्रिक हो गया, वो A डैश में कन्वर्ट हो गया, वो हो जाएगा B डैश इंटू एल डैश। ये ध्यान रखना है, इसके लिए ये मेयर ऑफ वाला अपन ने काम में लिया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब एक और चीज रह गई थी, अपन ने देखो ये जो विड्थ डेप्थ और शेप ऑफ फुटिंग की बात करी, अगर यही कोएसिव सॉइल होएगा, ये तो कोएशन लॉस में हुआ, तो कोएसिव सॉइल के लिए अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई, ये इक्वेशन थी कोएसिव सॉइल के लिए, तब क्या होता है, फाई इक्वल टू 0 होता है। और ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो गई थी, नेट अल्टीमेट इक्वल टू क्या हो गया था, 5.7 टाइम्स ऑफ कोएशन। तो इसमें कहीं शेप और साइज ऑफ फुटिंग आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। अपन ने बात करी थी कि क्ले सॉइल के लिए शेप और साइज ऑफ फुटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये अगर कभी कभी क्वेश्चन दे देता है ना, वैसे तो लास्ट क्लास बता दे, फिर बता रहा हूं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में अगर क्ले सॉइल है तो शेप और साइज ऑफ फुटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही अगर क्वेश्चन लेस होगी तो उसका इफेक्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एक चीज देखते हैं वापस इसके ऊपर, ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएशन। चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएशन। देखो बेटा आराम से पढ़ते रहो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएशन मैं आपको एक भी डेरिवेशन नहीं कराया, मतलब जो काम के नहीं थे वो बिल्कुल ही नहीं कराए। तो ग्राउंड वाटर टेबल फ्लक्चुएशन का देखें तो भाई साहब पहली बात अपन देखते हैं कोएशन लेस सॉइल के लिए। कोएशन लेस सॉइल के लिए, कोएशन लेस सॉइल के लिए QU इक्वल टू क्या होता है भाई, C 0 हो गया तो ये 0 हो गया, क्या हो जाएगा, गामा DF इंटू NQ इंटू क्या आ जाएगा, RW डैश प्लस 0.5 गामा B N गामा इंटू RW। अब अगर ग्राउंड वाटर टेबल, ये जो वाटर टेबल है, फ्लक्चुएशन तो देख लिया, अगर वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल होता है तो QU इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों 0.5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा। तो ये हो जाएगा 0.5 गामा DF, ये इसको अपन एक QU डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा 0.5 गामा DF इंटू NQ प्लस 0.5 इंटू गामा B N गामा इंटू 0.5। अब यहां से अगर मैं 0.5 कॉमन में ले लेता हूं तो 0.5 मैंने कॉमन ले लिया, गामा DF इंटू NQ प्लस 0.5 गामा B N गामा, ये देखो ये इसके बराबर आया। तो यानी कि जब वाटर टेबल ऊपर ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाती है तो कितना हो जाती है बियरिंग कैपेसिटी, हाफ, इन किस केस ऑफ कोएशन लेस सॉइल्स में। देख लो भाई साहब ये इक्वेशन आ गई ना, तो वाटर टेबल की वजह से कितना फर्क पड़ा, अगर वो पहुंच जाती है कहां तक, ग्राउंड लेवल तक, तो बियरिंग कैपेसिटी आधी हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोएशन लेस सॉइल में आधी हो जाती है, और कोएसिव सॉइल में फर्क पड़ेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डैश में। इफेक्टिव कितना बचता है उस पे,
लेकिन अब आधी हो, आधी से कम हो, ज्यादा रहे, वो उस पर डिपेंड करता है कि सी कितना डिक्रीज हुआ है। लेकिन कोहेशन लेस सॉइल में तो आधी हो ही जाती है अगर ग्राउंड लेवल पे वाटर टेबल पहुंच गई तो। इसलिए कहते हैं पानी जितना दूर घर से उतना ही अपने फायदे की बात है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है पानी की वजह से। हाँ ठीक है, पीने के काम जरूर आता है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये सारे अपने हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब मेयरहॉफ का नाम याद रखना बेटा। मेयरहॉफ ने क्या दिया था? इफेक्टिव विड्थ और इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट दिया था। कब? जब लोडिंग क्या हो? इसेंट्रिक हो, है ना। अब अपन आते हैं एक साइंटिस्ट नया, स्कैम्पटन, जिसने क्या बोला था? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन इक्वल टू, अगर 2.5 बी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैलो फाउंडेशन। भाई देखो स्कैम्पटन्स इक्वेशन अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, जब शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में डिफरेंशिएट करा था, तो टेरजागी ने तो क्या बोला? अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन इक्वल टू बी है, यानी विड्थ ऑफ फुटिंग, तो वो क्या आएगा? शैलो फाउंडेशन। लेकिन स्कैम्पटन ने क्या बोला था? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि 2.5 गुना विड्थ से अगर कम है तभी उसको शैलो फाउंडेशन बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे? डीप फाउंडेशन। तो अब वही साइंटिस्ट वापस आया। अब इसने यहाँ पे सीधा का सीधा एक इक्वेशन दे दी कोहेसिव सॉइल्स के लिए। किसके लिए? कोहेसिव सॉइल्स के लिए इसने, स्कैम्पटन ने सीधा के सीधा इक्वेशन दे दी, QNU इज इक्वल टू 5.7 C। QNU कितना दे दिया? 5.7 C, ठीक है। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं QNU, सॉरी 5.7 C नहीं, ये इसने नहीं दिया, ये तो वही पिछले वाली बात हो। इसने बोला QNU इज इक्वल टू CNC, और C की जगह इसने CU काम में ले लिया, अनड्रेन्ड कोहेशन। CU NC किसके लिए? कोहेसिव सॉइल्स के लिए। तो ये इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब बोलोगे सर कोहेशन लेस के लिए भी दिया होगा फिर, तो भाई कोहेशन लेस के लिए भी दिया है। CU क्या होता है? अनड्रेन्ड कोहेशन, हम लोग शियर स्ट्रेंथ में पढ़ चुके हैं। अब बाद में देखते हैं कोहेशन लेस सॉइल के लिए रेक्टेंगुलर फुटिंग। इसने सारी फुटिंग के लिए अलग अलग दिया। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या दी भाई? फर्क कहाँ आएगा इसका? ये मतलब कोहेशन लेस क्या कोहेसिव सॉइल्स के लिए है, बट एनसी की जो है ना, एनसी वो किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ फुटिंग पे। शेप ऑफ फुटिंग उसके हिसाब से इसने एनसी की वैल्यू दी, अलग अलग शेप के हिसाब से दिया। इसने सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए ही था। कोहेशन लेस के लिए तो 0 हो जाएगा, तो सीधा इसका इक्वेशन ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्कैम्पटन ने किसके लिए दिया? कोहेसिव सॉइल्स के लिए। रैंकाइन ने किसके लिए दिया? कोहेशन लेस सॉइल के लिए। टेरजागी ने किसके लिए दिया? दोनों के लिए दिया। तो जो रैंकाइन ने अकेले कोहेशन लेस के लिए दिया, तो इसने हिसाब बराबर करके कोहेसिव के लिए दे दिया, ठीक है। तो अब बैलेंस हो गया मामला। तो इसने क्या बोला? NC इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 B बाय L इंटू 1 प्लस 0.5 D बाय 1 प्लस 0.2 DF बाय B, 1 प्लस 0.2 DF बाय, अब ये बढ़िया लिख देता हूं, एक बार ही लिखूंगा, बढ़िया है ना। ये इक्वेशन उसने दी किसके लिए? रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। NC की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 0.2 B बाय L इंटू 1 प्लस 0.2 DF बाय B। अब अपने को पता है B क्या होता है? विड्थ ऑफ फुटिंग, L लेंथ ऑफ फुटिंग, DF क्या है? डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये सारी चीजें अपने को पता है। अब अगर ये जो वैल्यूज थी, ये जो है, ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है? इफ DF बाय B इज लेस देन इक्वल टू 2.5, तब एप्लीकेबल है, यानी कि शैलो फुटिंग के लिए। अगर डीप फुटिंग हो गई, DF बाय B अगर ग्रेटर देन 2.5 हुआ, तो ये इक्वेशन यहां पर हमको इसकी जगह क्या लिखना है? तब DF बाय B इक्वल टू क्या लिखना है? 2.5 के बराबर, ठीक है। तब अपने को DF अपॉन B कितना, अगर लेस देन 2.5 है DF बाय B, तो हम कुछ वैल्यू पुट कर देंगे जो आएगा। अगर ग्रेटर है तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 के बराबर वैल्यू पुट करनी है। उस टाइम में NC इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में NC इक्वल टू देखो 0.2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 1.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 7.5। तब इक्वेशन हो जाएगी 7.5 इंटू 1 प्लस 0.2 B बाय L। ये डायरेक्ट इक्वेशन आती है कि जब ये सब अपने को है ना ध्यान रखना है। DF बाय B लेस देन इक्वल टू 2.5,
डी एफ बाई बी अगर ग्रेटर देन 2.5 होगा तो डी एफ बाई बी की जगह 2.5 रखेंगे, तो जब यहाँ पे 2.5 रखेंगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 इंटू 5 इज 7.5 और ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड देखते हैं, अगर स्ट्रिप फुटिंग होगी, स्ट्रिप फुटिंग, तो भाई साहब स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है, लेंथ इज वेरी 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 ग्रेटर देन बी, यानी कि एल बाय बी जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, तो बी बाय एल क्या हो जाएगा 0, बी बाय एल क्या हो जाएगा 0, और भाई साहब देखो बी बाय एल 0 हो गया, तो इसी इक्वेशन में चेंज करते जाना है, बी बाय एल 0, तो एनसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एनसी इक्वल टू बी बाय एल 0, ये टर्म 0, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 0.2 डी एफ बाय बी, ठीक है। और ये इक्वेशन हर बार किसके लिए एप्लीकेबल है, डी एफ बाई बी, इसको मैं सामने लिख देता हूं, एप्लीकेबल फॉर डी एफ बाई बी लेस देन इक्वल, सॉरी लेस देन के लिए है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए तो ये हो जाएगा, ये लेस देन 2.5 के लिए एप्लीकेबल है, और अगर डी एफ बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 हो गया तो इसकी जगह 2.5 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एनसी इज इक्वल टू 7.5, डायरेक्ट कई बार पूछा हुआ है ये कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए एनसी की वैल्यू कितनी होती है, एनसी के लिए 7.5 होता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बेटा। उसके बाद देखो ये हो गया, अब देखते हैं सर्कुलर स्क्वायर फुटिंग, अब क्या देखते हैं स्क्वायर फुटिंग के लिए, ठीक है। अब स्क्वायर फुटिंग में बी बाय बी इक्वल टू एल होगा, लेंथ इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग होगा, तो बी इक्वल टू एल होगा, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनसी इक्वल टू, भाई इस फॉर्मूले में b इक्वल टू एल होगा तो 1 प्लस 0.2 को ये 1.2 हो गया, तो 6 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। अब डी एफ बाई बी की तो वही लिमिट है, डी एफ बाई बी लेस देन 2.5 के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल है, और अगर डी एफ बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 हो गया तो डी एफ बाई बी की जगह 2.5 पुट करना है, तो एनसी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो एनसी इक्वल टू आ जाएगा 9, तो एनसी इक्वल टू मैक्सिमम कब आता है, 9 आता है, एनसी की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है 9, वो भी किस केस में, स्क्वायर या फिर इसको सर्कुलर फिटिंग भी होगा तब भी लेंथ और विड्थ तो क्या होगा बराबर होगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा उस टाइम डाया हो जाएगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है, एनसी की वैल्यू मैक्सिमम पूछा हुआ कई बार, तो डायरेक्ट एनसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 9, एज पर स्कैम्पटन एनसी की वैल्यू 9 आती है मैक्सिमम, कब, स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग के केस में, और वो भी डी एफ बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। अब एक मजे की बात देखो, टेरजागी और रैंकाइन कहाँ तक एप्लीकेबल थे, सेलो फुटिंग, सेलो से आगे वो बढ़ ही नहीं पाए भाई साहब, यहाँ कहाँ सेलो का कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो देखो इसने डी एफ बाई बी लेस देन के लिए भी दिया और डी एफ बाई बी ग्रेटर देन के लिए भी दिया, यानी कि इट इज एप्लीकेबल फॉर सेलो एंड डीप फाउंडेशन बोथ, रैंकाइन और टेरजागी सिर्फ और सिर्फ सेलो फाउंडेशन, ये डिफरेंस है। इसने नया क्या दिया कि भाई मैं डीप पे भी काम कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, छोटा काम नहीं करता, ज्यादा बड़ा काम कर रहा हूँ, तो ये इसका है, और ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे बहुत काम आएगा अपने, है ना, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका नया टर्म क्या है, इसने डीप फुटिंग के लिए भी दिया, यानी कि डी एफ बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, जबकि उन्होंने किसके लिए काम में दिया, डी एफ बाई बी इक्वल टू 1, मैक्सिमम 1 तक ही दिया, क्योंकि टेरजागी की इक्वेशन में टेरजागी ने बोला ही था कि भाई सेलो फुटिंग कब तक होगी, जब तक डी एफ इक्वल टू बी है मैक्सिमम, उसके आगे तो अगर डी एफ बड़ा हो गया तो फुटिंग क्या हो जाएगी, डीप फुटिंग, तो सेलो की ये रेंज थी, लेकिन ये जो है डी एफ बाई बी ग्रेटर देन 2.5 पे भी काम करता है, ये हमने देख लिया है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद नया आएगा भाई साहब, अब इक्वेशन आएगी आईएस कोड की। देखो भाई फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन आता ही आईएस कोड पे, कभी कभी अंदर से भी थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन देख लेंगे क्या कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक है। तो आईएस कोड इक्वेशन, अब आईएस कोड कौन से में दे रखी है, ये कोड पूछा हुआ है एक बार किसी न किसी एग्जाम में, मेरे को एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा, तो आईएस कोड है 6403/1981 आईएस कोड इक्वेशन, ये भी किसकी है, ये भी इसी फुटिंग के लिए है, कहां से आई, आईएस 6403/1981 आईएस कोड, ये इसमें है ये इक्वेशन क्या थी, QNU यानी कि नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू CNC इंटू SC DC इंटू IC, क्या है, SC इंटू DC इंटू IC प्लस QNQ था, यानी कि गामा DF इंटू NQ इंटू SQ
डी क्यू आई क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा इंटू आर डब्ल्यू इंटू एस गामा डी गामा और आई गामा, यानी कि 3 टर्म इंक्लूड हो गई, तीनों में होगी सी, क्वेश्चन वाले में सी लगेगा, सरचार्ज वाले में क्यू और सपोर्टिंग वाले में गामा लगेगा, सब में कॉमन लगेगी एस सी एस गामा गामा, तो तीनों एस गामा तो डी बी गामा आई बी गामा। अब ये तीनों है क्या, एस वाला जो है एस सी एस क्यू और एस गामा जो है शेप फैक्टर है। कौन सा है, शेप फैक्टर है, यानी कि अलग अलग फुटिंग का अलग अलग शेप होता है, जैसे सर्कुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अपन ने इतनी बात करी, तो क्या होगा उसके लिए ये अलग अलग होगा। डी होगा वो होगा डेप्थ फैक्टर, डी सी डी क्यू और डी गामा क्या है, डेप्थ फैक्टर, यानी कि अगर डेप्थ अलग अलग होगी तो उसके हिसाब से ये अलग अलग है। आई जो है अपना इंक्लिनेशन फैक्टर है, आई क्या है, इंक्लिनेशन फैक्टर, यानी कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जो फैक्टर अफेक्टिंग में बात करी कि वर्टिकल लोड लग रहा है कि इंक्लाइंड, तो इंक्लाइंड लोड लगेगा तो आई की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग, अपने को ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब अपन ने टेरजागी में क्या पढ़ा कि टेरजागी ने क्या बोला, एनसी एनक्यू और एन गामा की वैल्यू उसको पता थी, उसने टेबल बना के दी, लेकिन यहाँ पर टेबल से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमको निकालनी पड़ती है और डिपेंड किस पे करती है, ये तो अपने को पता है एन5। देखो आईएस कोड को और टेरजागी को यहाँ पे तुमको अलग अलग करना है। आईएस कोड की इक्वेशन जो थी वो टेरजागी की जो थी उसने खुद वैल्यू दी एनसी एनक्यू एन गामा की, जैसे हमने देखा था 5:0 पे 5.7 था एनसी, एनक्यू 1 था, एन गामा 0 था, लेकिन यहाँ पर अपने को पता है 5 पे डिपेंड करता है, तो n5 अपन ने देखा था 1 + sin5 अपॉन में 1 - sin5 अपन देखते आ रहे हैं, इक्वल टू क्या होता था kp इक्वल टू 1 अपॉन में k इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 + 5/2, ये अपन पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये तो पूरी इक्वेशन पढ़ चुके हैं, तो इन पे डिपेंड करती है एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू। अब तो एनसी जो आता है NQ - 1 इंटू कॉट 5। अब बोलोगे सर NQ तो निकालो, NQ भी निकाल लेंगे और एन गामा भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपने को ये जब भी आ जाए ना क्वेश्चन में, तो अपने को इसी से निकालनी है एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू। तो NQ जो होता है n5 इंटू ई की पावर पाई 10/5, ई की पावर, ये दोनों पाई 10/5 किस में, ई की पावर में, n5 इंटू ई की पावर पाई 10/5, और एन गामा होता है 2NQ + 1 इंटू 10/5, 2NQ + 1 इंटू 10/5 नहीं होता, नहीं हाँ 10/5 होता है, एन गामा इक्वल टू 2NQ + 1 इंटू 10/5। ये एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू कैसे निकलेगी, n5 के हेल्प से। सबसे पहले हमको n5 निकालना है, n5 के लिए हमको 5 पता होना चाहिए, तो n5 निकल गया, n5 के बाद NQ फिर NC और फिर n गामा, ऐसे निकलेगा, ये तीनों चीजें निकलेगी। और ये तीनों के फॉर्मूले पूछ लेते हैं, और अगर फाई इक्वल टू 0 होगा तो अपन ने क्या बोला था, फाई इक्वल टू 0 होगा तो अब बेसिक रिकमेंडेशन, ये वैल्यूज कहाँ से आई, साइंटिस्ट था वेसिक, उसने रिकमेंड करी कोड में, रिकमेंड किसने करी, वेसिक ने रिकमेंड करी, तो ये वेसिक्स रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू 0 होगा, तो मैंने क्या बताया था, प्रांडल वाला इक्वेशन, NC इक्वल टू 5.14, NQ इक्वल टू 1 और एन गामा इक्वल टू 0। अगर पूछ ले एज पर IS कोड तो ये वैल्यूज काम में लेनी है, और अगर टेरजागी पूछ ले तो NC इक्वल टू क्या था 5.7, बाकी दो तो सेम थी, इसलिए ये कराना जरूरी है। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं शेप फैक्टर के रिकमेंडेशन। क्या देखते हैं, शेप फैक्टर, यानी कि S वाली वैल्यूज देखते हैं। तो शेप फैक्टर, ठीक है ऐसे देख लेते। शेप फैक्टर सबसे पहले स्ट्रिप फुटिंग के लिए बात करते हैं। स्ट्रिप फुटिंग वही बेटा जहां पर लेंथ इज वेरी 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 ग्रेटर देन बी, यानी कि L/B तो इनफाइनाइट और B/L क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वेशन इसके लिए SC, SQ और S गामा की वैल्यू 1 होती है। SC, SQ और N गामा की वैल्यू किसके लिए, स्ट्रिप फुटिंग के लिए 1 होती है। फिर बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग। रेक्टेंगुलर फुटिंग, उसके लिए SC इक्वल टू SQ इज इक्वल टू 1 + 0.2 B/L। कितना हो गया, 1 + 0.2 B/L।
और एस गामा जो होता है 1 माइनस 0.4 बी बाई एल। बेटा आपको याद करनी है, ये याद करनी है, ठीक है। ज़्यादा की नहीं कर सको, कम से कम स्ट्रिप फुटिंग की तो याद कर ही लो। डायरेक्ट आता है स्ट्रिप फुटिंग पे तो कई बार आता है शेप फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। देखो सी वाला होगा तो इन कोएशन, क्यू वाला होगा तो इन सरचार्ज, और गामा वाला होगा तो इन सपोर्टिंग सॉइल शेप फैक्टर्स, ठीक है। अपने को ये ध्यान रखना है। फिर आता है स्क्वायर फुटिंग। स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग के लिए एस सी जो होता है 1.3, एस क्यू इक्वल टू 1 और एस गामा इज इक्वल टू 0.8। फिर आता है अपने सर्कुलर फुटिंग। सर्कुलर फुटिंग उसके लिए एस सी इज इक्वल टू 1.2, एस क्यू इज इक्वल टू 1 और एस गामा इज इक्वल टू 0.6। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों में ये एस क्यू 1.2 होता है, एस क्यू इज 1.2 दोनों ही कंडीशन में ना। ये आपको, और ये 3 हो जाएगा, ये वाला ही दिक्कत कर गया, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना एस सी इक्वल टू स्क्वायर फुटिंग में 1.3 एस क्यू 1.2 एस गामा। फर्क कहाँ आएगा एस गामा और दोनों में एस गामा। इसमें 0.8 आएगा स्क्वायर में और सर्कुलर में क्या आ जाएगा 0.6। ये तो हो गए अपने शेप फैक्टर। अब अपन देखते हैं डेप्थ फैक्टर, उनको रहने दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इधर ही कर लेते हैं डेप्थ फैक्टर। ये सर्कुलर पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्कुलर का एस गामा पूछा हुआ है, और एक बार स्क्वायर का एस सी पूछा हुआ है, तो इसलिए पूछी हुई है चीज़ें, इसीलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज अपने को ज़रूरत नहीं है। तो डेप्थ फैक्टर में जो फॉर्मूला होता है डी सी इक्वल टू होता है 1 प्लस 0.2 डी बाई बी। डी यानी कि डेप्थ ऑफ, इसको अभी तक डी एफ करते हैं तो इसको डी एफ कर लेते हैं, डी एफ बाई बी इंटू रूट का एन फाइव, 1 प्लस 0.2 इंटू डी एफ बाई बी रूट का एन फाइव, और डी क्यू इज इक्वल टू डी गामा इज इक्वल टू होता है 1। डी क्यू इज इक्वल टू डी गामा इक्वल टू 1 कब, जब फाइव इज लेस देन 10 डिग्री हो। फाइव जब हो, जो लेस देन, अगर 10 डिग्री लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होगा तो डी क्यू इज इक्वल टू डी गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर ज़्यादा होगा तो डी क्यू इज इक्वल टू डी गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 डी एफ बाई बी इंटू रूट का एन फाइव। फाइव इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। ये 1 प्लस 0.1 डी एफ बाई बी इंटू रूट का एन फाइव इंटू क्या, ये कब आएगा 5 ग्रेटर देन 10 डिग्री के लिए, और 5 लेस देन, ये वाला पूछा हुआ है। देखो जो मैंने जहां फॉर्मूला तो बाई चांस कम ही पूछा हुआ है, लेकिन जो डायरेक्ट वैल्यूज है ना वो बहुत बार पूछी। जैसे स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है एस सी एस स्क्वायर एस गामा तीनों 1 होता है। यहाँ पर डेप्थ फैक्टर अगर 5 लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री डी क्यू डी गामा की वैल्यू डायरेक्ट आती है। तो जैसे स्क्वायर और सर्कुलर में भी मैंने शेप फैक्टर्स की डायरेक्ट वैल्यूज लिखी, तो जहां पर वैल्यू डायरेक्ट है वो तो पूछी हुई है, फॉर्मूला थोड़ा अवॉइड करा हुआ अभी तक, लेकिन इन फ्यूचर कोई भरोसा नहीं। एसएससी धीमे धीमे इंप्रूव हो रहा है, तो ईएस में तो पूछे हुए हैं, ईएस में तो ये सारी चीजें पूछी। फुटिंग में से बहुत बार अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थोड़ा सा भी अंदर से आ गया, और ये वही थोड़ी सी अंदर वाली चीजें हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इंक्लिनेशन फैक्टर। देखो पहले में क्या होता है सी और क्यू वाला बराबर होता है, दूसरे में क्यू और गामा वाला बराबर, तीसरे में वापस सी और क्यू वाला बराबर होता है। आई सी इक्व टू आई क्यू इक्व टू 1 माइनस एल्फा बाई 90 का स्क्वायर, 1 माइनस एल्फा बाई 90 का स्क्वायर। अब एल्फा क्या होता है, जैसे ये कोई लोड है, अल्फा वर्टिकल के साथ कितना इंक्लिनेशन बना रहा है, ये इंक्लाइंड लोड है तो वर्टिकल के साथ कितना इंक्लिनेशन बना रहा है वो क्या होता है अल्फा। और आई गामा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा अपॉन में 5, अल्फा अपॉन में 5 का स्क्वायर। ये अपने को ध्यान में रखना है। अल्फा इक्वल टू आई गामा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 5 का होल स्क्वायर, आई सी का आई क्यू इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 90 का होल स्क्वायर। ये तो देखो एंगल में ही आएगा, तो ये अपने को रिकमेंडेशन ध्यान में रखने थे। वापस अगर मेयर ऑफ है, ये तो चलो इसेंट्रिक है, ये तो मतलब नॉन इसेंट्रिक है तो ठीक है, अगर इसेंट्रिक होंगे तो मेयर ऑफ वाले अपने को काम में लेना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बी डैश आ जाएगा,
तो वो चीज़ें अपने को ध्यान रखना है। मेर ऑफ को भूलना नहीं, बी डैश एल डैश वो सब यहाँ पे जब सारे में कन्वर्जन में इतनी जगह बी और एल आया था ना, तो सब जगह वो फिर वो फर्क पड़ जाएगा। सब जगह अपने को फिर क्या लेना है, इफेक्टिव लेना है, और वाटर टेबल का तो है ही। और अगर ये तो जनरल शेयर फेलियर के लिए सब, अगर वही लोकल शेयर फेलियर हो जाएगा तो सी एम इक्व टू 2/3C, और फाइव एम कैसे निकालेंगे, 10 फाइव एम इक्व टू 2/3 10 फाइव, अपने को ये भी ध्यान में रखना है। ये सारे हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्लास में अपन 2 टेस्ट पढ़ेंगे जो सबको बेसब्री से इंतजार है, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। वो किस में आते हैं, सेटलमेंट क्राइटेरिया। इसका मतलब अब खुशी किस चीज़ की है, शेयर क्राइटेरिया यहाँ पे खत्म हो गया सेलो फाउंडेशन का। शेयर क्राइटेरिया इतना ही था, फिर सेटलमेंट क्राइटेरिया में वो 2 टेस्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन, उसके बाद अपना क्वेश्चन होके सॉइल हो जाएगा खत्म। उसके बाद थोड़ा बहुत टॉपिक बचा वो अपन एक लेक्चर में सब निपटा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस ऐसे ही अपना साथ देते रहो, मज़ा आता रहेगा। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.